हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य, उसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको ये बता दें कि मौर्य साम्राज्य के बाद मगध महाजनपद के कई प्रांत स्वतंत्र हो गए थे और स्वतंत्र होने के कारण भारत के अंदर एक सुसंगठित शासन का अभाव था। इसी कारण हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि मौर्य साम्राज्य के बाद मगध महाजनपद पर कई स्थानीय शासकों ने शासन किया और स्थानीय शासकों ने ही नहीं बल्कि कई विदेशी आक्रमणकारी भी भारत में आए, जिनमें हमने पढ़ा था हिंद यूनानियों के बारे में, शकों के आक्रमण के बारे में, पहलवों के आक्रमण के बारे में, कुषाणों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। मैं आशा करूंगा दोस्तों कि वो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देखें। उसके बाद दोस्तों, भारत में उन सभी प्रांतों को पुनः सुसंगठित करने का प्रयास किया था गुप्त शासकों ने, और आज के वीडियो में हम उन्हीं गुप्त साम्राज्य के सभी शासकों को शुरू से लेकर जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना करते हैं, स्थापना से लेकर अंत तक जिस सम्राट ने शासन किया, उन सभी के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और जो भी उनके रिलेटेड जितने भी फैक्ट है उन सभी को आपको बताने का प्रयास करूंगा मैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के हमारे वीडियो की। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। तो शुरुआत होती है गुप्त साम्राज्य की कहाँ से? प्रयाग के निकट कौशाम्बी से। और कब होती है? 3री शताब्दी के अंत में। और शुरुआत करने वाले शख्स का नाम भी हम लोग याद रखेंगे, यानी कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, जिन्होंने 240 से लेकर 280 ईस्वी तक शासन किया। तो श्रीगुप्त का नाम याद रखेंगे दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक के नाम से। श्रीगुप्त के पुत्र का नाम था घटोत्कच, जो इनके उत्तराधिकारी बने। तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। 280 से लेकर 320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं पहले महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जो घटोत्कच का पुत्र था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। तो दोस्तों पॉइंट याद रखने वाले देखो, चंद्रगुप्त प्रथम पहला महान सम्राट था। उसके बाद में ये 320 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा। इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। बाद में कुमार देवी को पुत्र भी हुआ, जिसका नाम है समुद्रगुप्त, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त। और उसके बाद हम लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। और एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, गुप्त संवत जो था उसकी शुरुआत भी किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरुआत की थी 319 ईस्वी में। तो बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और कब की थी? 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त, जो कुमार देवी का पुत्र था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया और इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ये ध्यान रखें कि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इसी कारण समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये जीके में हम वन लाइनर में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 9 आर्यावर्त और 12 दक्षिणावर्त राजाओं को हराया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हरिसेन का जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? हरिसेन ने। और हरिसेन किसके दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। उसके बाद में दोस्तों समुद्रगुप्त जो है वो विष्णु का उपासक था, यानी कि समुद्रगुप्त जो है किसकी पूजा करता था? विष्णु भगवान की पूजा करता था। एक और पॉइंट है दोस्तों, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञकर्ता की उपाधि प्राप्त की। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि भी धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाता है, इसी कारण लगाया गया।
समुद्रगुप्त ने जो अपने सिक्के चलाए थे उसके ऊपर उसकी जो चित्र है वो वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, इसलिए हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि समुद्रगुप्त है वो संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की और इसे कविराज भी कहा जाता है। अब ये तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त की उपाधियां कौन कौन सी है? अश्वमेधकर्ता, और उसके बाद में कविराज, और एक और याद रखें कौन सी? विक्रमांक। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? वो की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखें दोस्तों, सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद में घटोत्कच, उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, और उसके बाद में कौन राजा बना? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, फाहियान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। एक और हम लोग पढ़ते हैं हवेनसांग। हवेनसांग जो है वो वर्धन वंश के हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो ये दोस्तों हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के चलाए थे? चांदी के। और एक और ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और हमने ये देखा था कि विक्रमादित्य धारण करने वाले टोटल भारत के इतिहास के अंदर कितने राजा बने हैं? 14 राजा हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त हुआ, जिन्होंने 415 से लेकर 454 ईस्वी तक शासन किया। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र का नाम क्या था? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बारे में दोस्तों सबसे याद रखने वाला पॉइंट यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने करवाई थी। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के पुत्र का या इसका नाम क्या था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। पुनरुद्धार या फिर जीर्णोद्वार भी बोलते हैं हम लोग। और सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्वार 2 बार करवाया गया। इनका निर्माण जो है वो मौर्य शासकों के द्वारा किया गया था, सुदर्शन झील का। और इसका जीर्णोद्वार की बात करें तो सबसे पहले करवाया था शक शासक नंदीवर्मन ने, और उसके बाद किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। ये याद रखें पॉइंट दोस्तों। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। दोस्तों सबसे पहले जो भारत के अंदर जो हुणों का आक्रमण था वो किसके समय हुआ था? वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। और सबसे अंतिम शासक की बात करें दोस्तों गुप्त वंश के, तो वो थे भानुगुप्त। और भानुगुप्त के संबंध में दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी, और जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। और दूसरी प्रादेशिक इकाई थी जिसे भुक्ति कहा जाता था, उसके शासक को उपरिक कहा जाता था। क्या मतलब है दोस्तों? कि 2 प्रादेशिक इकाइयां होती थी, एक बड़ी इकाई थी, एक छोटी इकाई थी। बड़ी इकाई को क्या कहा जाता था? देश कहा जाता था। और छोटी इकाई को दोस्तों भुक्ति कहा जाता था। और देश का जो शासक था, देश का जो शासक था उसे क्या कहा जाता था? उसे गोप्ता कहा जाता था। और भुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? उपरिक कहा जाता। ये दोस्तों पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। तो पुलिस विभाग के बारे में ध्यान रखेंगे दोस्तों। पुलिस विभाग का 2 प्रकार के अधिकारी होते थे। एक तो निम्न अधिकारी थे, पुलिसकर्मी जिनको बोलते हैं, और एक थे उच्च अधिकारी। उच्च अधिकारियों को दंडपाशिक कहा जाता था और निम्न अधिकारियों को चाट या भाट के नाम से जानते थे, जो अगला पॉइंट है हमारा। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट के नाम से जाना जाता था। चाट एवं भाट दोस्तों। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक और अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। यानी कि प्रशासन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, और गांव का जो संचालन था वो कौन करता था? वो करता था ग्राम सभा।
और ग्राम सभा का एक मुख्य अधिकारी होता था और एक बाकी सब निम्न अधिकारी होते थे। मुख्य अधिकारी को कहा जाता था ग्रामिक और अन्य अधिकारियों को या अन्य जो सभा के सदस्य थे उनको कहा जाता था महत्तर। ये दोस्तों ध्यान रखें कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का संचालन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता था। इसके मुख्य सदस्य को ग्रामिक कहा जाता था और अन्य सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। और ग्राम मिलकर क्या बनते थे, 2-3 ग्राम मिलकर क्या बनते थे, ग्राम समूह। और ग्राम समूहों में भी सबसे छोटी इकाई क्या थी, पेठ होती थी। मतलब 3-4 गांवों को मिलकर एक छोटी इकाई बनती थी जिसको क्या कहते हैं, पेठ कहते हैं दोस्तों। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी दोस्तों। आर्थिक उपयोगिता मतलब भूमि की किस किस प्रकार की उपयोग में ली जाती है, उसके हिसाब से 5 प्रकार से भूमि को वर्गीकृत किया गया था। कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। जहां भूमि के ऊपर रह सकते हैं, वास करने योग्य, उसको वास्तु कहा जाता था। पशुओं को चराने योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता। जोतने योग्य जो भूमि नहीं होती थी उसको खिल्ली कहा जाता और ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको अपृहत कहा जाता था। वापस सुने दोस्तों एक बार और इनको बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि सम्मिलित करने वाले प्रश्नों में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्षेत्र वो भूमि जहाँ पे खेती की जाती थी, वास्तु वो भूमि जहाँ पे रह सकते हैं, चारागाह वो भूमि जहाँ पे पशु चरा सकते हैं, खिल्ली वहाँ भूमि जहाँ हम लोग खेती नहीं कर सकते और अपृहत वो भूमि जो जंगलों की भूमि है। उसके बाद में दोस्तों सिंचाई के लिए गुप्त साम्राज्य के समय रहट या घंटी तंत्र का प्रयोग किया जाता था। रहट वो होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि बैलों के द्वारा एक चक्री घुमाई जाती है और जो कुआं है उस कुएं से बाल्टियों के द्वारा पानी खींचा जाता है, उसको रहट कहते हैं। तो सिंचाई के लिए इस रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था, उज्जैन था दोस्तों। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। दोस्तों गुप्त साम्राज्य की जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी और उन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। तो स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता है। और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, रुपये का कहा जाता है दोस्तों। विंध्यन जंगल में सबर जाति के लोग देवताओं को मनुष्यों का मांस चढ़ाते थे। बहुत दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने लायक कि गुप्त साम्राज्य के समय एक विंध्यन जंगलों में एक जाति निवास करती थी जिसका नाम था सबर जाति। वे अपने देवताओं को क्या करते थे, मनुष्यों का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। दोस्तों हमने अभी आपको ये बताया था कि भानुगुप्त के संबंध में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि एरण अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है, वो भानुगुप्त से संबंधित है। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें सबसे पहले किसके बारे में जानकारी मिलती है, सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। और किसके बारे में पता है कि जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यानी कि किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख या फिर जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से दोस्तों। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। तो दोस्तों गुप्त काल के अंदर वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। यानी कि गुप्त सम्राट जो है वो विष्णु की पूजा करते थे और वे किस धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। कई बार दोस्तों ये भी आता है कि गुप्त सम्राट जो है वो वैश्य को या वैश्य धर्म को मानते थे या वैश्य जाति के थे, और बहुत बार वैष्णव धर्म भी आता है। तो हम लोग वैष्णव धर्म को याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने अपने किस धर्म को अपना राजधर्म बनाया था, वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। वे विष्णु के उपासक थे तो उनका जो विष्णु भगवान का जो वाहन है गरुड़, वो गुप्तों का क्या था, राजवंश राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी के दशावतार मंदिर से प्राप्त होते हैं। तो वैष्णव धर्म की हमें सब ज़्यादातर जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जो देवगढ़ झांसी का जो दशावतार मंदिर है वहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में से वर्तमान में 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है।
ध्यान रखें दोस्तों, टोटल अजंता की गुफाएं हैं 29, जिसमें वर्तमान में जो है टोटल 6 ही काम की है। उसमें भी 16 नंबर और 17 नंबर, ये दोनों गुफाएं जो है वो गुप्तों के संबंधित है या गुप्तकालीन है। 16 नंबर जो गुफा है इसके अंदर एक मरण आसन के अंदर मरणासन स्त्री की जो है वो चित्र बनाया गया है। और 17 नंबर गुफा के बारे में गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। तो 16 नंबर गुफा है उसके ऊपर मरणासन राजकुमारी का चित्र बनाया गया है। और गुफा संख्या चित्र के चित्रशाला भी कहा जाता है, क्योंकि इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा महाभिनिष्क्रमण महापरिनिर्वाण, तो आप हमारे धर्म वाला वीडियो जरूर दे सकते हैं। बौद्ध धर्म में हमने इनको डिटेल से भी पढ़ाया है। तो बौद्ध धर्म के बारे में या गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में कंप्लीट जानकारी हमें किस गुफा से मिलती है? गुफा संख्या 17 से। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म की जो है प्रमुख 2 शाखाएं बंट गई थी। अब 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म बंट गया था, एक थी हीनयान, एक थी महायान दोस्तों। लेकिन जो गुफाएं हैं अजंता की गुफाएं वो महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्यन पर्वत को काटकर बनाई गई है। तो दोस्तों एक और अन्य गुफा है जो गुप्त काल से संबंधित है और बड़ी प्रसिद्ध गुफा है, जो ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर जिला है, वहां पर बाघ नामक स्थान है, वहां पर यह गुफा बनाई गई है। और किस पर्वत को? विंध्यन पर्वत को काटकर ये गुफा बनाई गई है दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। तो कालिदास किसके समकालीन थे या किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेद आचार्य धन्वंतरी भी थे। धन्वंतरी को देवताओं का चिकित्सक भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखें। धन्वंतरी को देवताओं का चिकित्सक कहा जाता है। वे किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। दोस्तों जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम लोग ये पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी अनुवाद करवाया था सर्वप्रथम भगवद गीता का और पंचतंत्र का। तो पंचतंत्र जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित किताब है। किसके बाद? बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? वो है विष्णु शर्मा दोस्तों। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। दशमलव का सिद्धांत भी आर्यभट्ट ने दिया। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम नामक 2 ग्रंथ लिखे और इन्होंने बताया था, इन्होंने कोपरनिकस से पहले बताया था। हम लोग ये पढ़ते हैं कि सूर्य चारों तरफ, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। सबसे पहले किसने बताया था? कि वो बताया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस से भी पहले किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे। आर्यभट्ट, वरामिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, कालिदास, ये सब किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। पुराणों के वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। जो वर्तमान जो पुराण है, इन पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप है, जो हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं, इनकी जो वास्तविक रचना है वो किसके समय हुई थी? गुप्त काल के समय हुई थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपये का। और सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था दोस्तों। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। हम हिंदू धर्म के अंदर पुराण, वेद, वेदांग, उपनिषद तो पढ़ते हैं, इसके साथ हम लोग कुछ स्मृतियों के बारे में भी ध्यान रखते हैं। और हम लोग ये देखते हैं कि हमने हिंदू धर्म की या पूरे विश्व की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो वो है मनु स्मृति। तो वैसे ही और स्मृतियां हैं, जैसे याज्ञवल्क्य, नारद स्मृति, कात्यायन, बृहस्पति, इन सभी स्मृतियों की रचना कब हुई थी? गुप्त काल के समय हुई थी। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इन्होंने इतना विकास करवाया, इतना सांस्कृतिक दृष्टि से ये इतना विकसित था, इसी कारण भारत का इसको क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, गोल्डन एरा।
अब दोस्तों हम लोग देखते हैं गुप्तकालीन कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। तो तिगवा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो तिगवा का विष्णु मंदिर जो गुप्तकालीन मंदिर है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर नागोदा मध्य प्रदेश में स्थित है। नयना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। खो का शिव मंदिर नागोद मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतरगांव का भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, तिगवा का विष्णु मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, नैना कुठार मंदिर का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, खो का शिव मंदिर और भीतरगांव का भीतरगांव मंदिर जो कहाँ पर है, कानपुर में स्थित है। इनके बारे में दोस्तों थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम हमारी वीडियो को कंप्लीट करेंगे और मैं आशा करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद भी ज़रूर आया होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूड की गई थी और ये दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स भी ज़रूर बनाए दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।